दुनिया में तारीख खुद को दोहराती है, लेकिन पाकिस्तान में तारीख सिर्फ दोहराती नहीं बल्कि चीख चीख कर हमें कुछ सिखाती है। सोचें एक ऐसा लीडर जो इलेक्शन जीत चुका हो, अवाम ने उसे बाहरी मैंडेट दिया हो, लेकिन उससे हुकूमत नहीं दी जा रही। हुकूमत देने के बजाय उसको गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। अवाम सड़कों पर है, मगर बंद कमरों में फैसले कुछ और ही हो रहे हैं। क्या मैं इलेक्शन 2022 की बात कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 1971 की। जब हमने अपने ही मुल्क के इस हिस्से को दुश्मन बना दिया जो आबादी में भी हमसे बड़ा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान के टूटने की असल वजह क्या थी। भुट्टो ने हुकूमत क्यों ली जबकि जीत शेख मुजीबुर रहमान की हुई थी? क्या वाकई 1971 और 2022 में कोई पैटर्न मौजूद है? तो दिल थाम के बैठे, क्योंकि आज की हकीकत आपको हिला कर रख देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अमीर हमजा। हमारी सीरीज द इम्पॉसिबल पाकिस्तान स्टोरी में अपने सबसे दर्दनाक मोड़ में पहुंच चुकी है। पिछली किस्त में हमने देखा कि अयूब खान रुखसत हुए और उनकी जगह यक्षा खान आ गए, और आज हम उस म्यूजिकल चेयर के आखिरी राउंड में देखेंगे जिसने कुर्सी की लालच में मुल्क के दो टुकड़े कर दिए। और अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और सियासत को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का पहला और आखिरी मुकम्मल शफाफ इलेक्शन था, और यक्षा खान ने यह वादा किया था कि वो इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करेगा। और जब नताइज आए तो पूरा मुल्क हैरान रह गया, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरिकी पाकिस्तान में से 162 में से 160 नशिस्तें हासिल कर ली थी, और यूं पूरे पाकिस्तान की कौमी असम्बली में उनके पास वाज़ेह अक्सरियत आ गई थी। आइन, कानून और जमहूरियत के मुताबिक वज़ीर आज़म बनने का हक सिर्फ और सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान का था। लेकिन मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो की पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, लेकिन कौमी सतह पर उनके पास अक्सरियत नहीं थी। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नशिस्तें शेख मुजीबुर रहमान के पास ही थी, और यही वो पाकिस्तान के बड़े लीडर बनकर उभरे थे। मगर इनके पास मुकाम था जहां से वो खेल शुरू हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। एस्टेब्लिशमेंट और मगरबी पाकिस्तान के ताकतवर सियासतदानों को ये कबूल नहीं था कि कोई बंगाली पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करे। वो समझते थे कि अगर मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फौज, ब्यूरोक्रेसी और मरकज की ताकत कमजोर हो जाएगी, मगरबी पाकिस्तान का सियासी कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसी खौफ, इसी तकब्बर और इसी सियासी जिद ने जमहूरियत को रोंद डाला, और पाकिस्तान की टूटने की बुनियाद इसी लम्हे ने रख ली थी जब आवाम के वोट को मानने के बजाय ताकत के इस्तेमाल को तरजीह दी गई। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान के पास 6 निकात का वो एजेंडा मौजूद था जिसका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना नहीं बल्कि सूबों को ज्यादा इख्तियारात देना था, ताकि मशरिकी पाकिस्तान को भी वो हक मिल सके जो इसे बरसों से नहीं मिला था। लेकिन मगरबी पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को ये खौफ था कि अगर मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म बन गए तो फौज और ब्यूरोक्रेसी की वो मरकजी ताकत खत्म हो जाएगी जो बरसों से उनके हाथ में थी। 3 मार्च 1971 को ढाका की कौमी असम्बली में एक अजलास होना था जहां मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म मुंतखब होना था, मगर भुट्टो ने ये सख्त ऐलान कर दिया कि अगर मगरबी पाकिस्तान से कोई भी रुकन असम्बली ढाका गया तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। और इसी दबाव के तहत यक्षा खान ने असम्बली का अजलास मुलतवी कर दिया, और ये वो लम्हा था जब मशरिकी पाकिस्तान के लोगों ने ये महसूस किया कि उनकी वोट की कोई इज्जत नहीं। अच्छा ठीक, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जहन्नम में जाए, तो फिर जहन्नम में जाए, तो फिर जहन्नम में जाए। उनके साथ एक बार फिर धोखा हुआ। पूरी की पूरी सड़कें अवाम से भर गई, अवाम का गुस्सा उरूज पे था, और शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल नाफरमानी की काल दे दी। पूरे का पूरा मशरिकी पाकिस्तान बंद हो गया, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, सरकारी दफातर बंद हो गए। यूं रियासत के खिलाफ एक खामोश मगर ताकतवर बगावत खड़ी हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी आवाम के मैंडेट की तौहीन हो रही है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। जब बातचीत से मसला हल हो सकता था तो ताकत का बेरुख इस्तेमाल किया गया।
25 मार्च 1971 की रात ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होता है, जिसमें अपनी फौज ने अपने ही शहरियों पर गोली चलाना शुरू कर दी। मकसद ये था कि अवामी एहतजाज को कुचल दिया जाए और शेख मुजीबुर रहमान को मुकम्मल तौर पर बेअसर कर दिया जाए। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान लाया गया, लेकिन इधर अब अवामी लीग नहीं थी, बल्कि इसकी जगह मुक्ति बाहिनी के नाम से एक मुसल्लह तहरीक स्टार्ट हो गई थी, जो हर कीमत पर आज़ादी चाहती थी। इस ऑपरेशन के दौरान लाखों अफराद मार दिए जाते हैं, पूरे के पूरे शहरों को आग में जला दिया जाता है, घरों में हमले हुए, औरतें, बच्चे, बूढ़े सबको आग में झोंक दिया गया। और उस वक्त लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत में हिजरत करने पर मजबूर हो गए, और भारत जो पहले ही इस मौके की तलाश में था, उसने मौके से भरपूर फायदा उठाया और मुक्ति बाहिनी तहरीक की मदद शुरू कर दी। सवाल ये है कि क्या शेख मुजीबुर रहमान वाकई शुरू से गद्दार था? लेकिन माहिरीन और तारीख कहती है कि नहीं, वो सिर्फ अवामी मैंडेट लेना चाह रहे थे। वो पाकिस्तान के अंदर रहकर वजीर आजम बनना चाहते थे, लेकिन जब उनको जेल में डाला गया और उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया और उनके वोट की तौहीन की गई, तो तब जाकर उन्होंने अलग वतन का मुतालबा किया, मुजीबुर रहमान को गद्दार कहना शुरू कर दिया। और ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान टूटने का फैसला मैदानी जंग में नहीं, बल्कि सियासी जिद और ताकत के गलत इस्तेमाल में लिखा जा चुका था। दोस्तों, 9 माह की तवील और खूनरेजी जंग के बाद 16 दिसंबर 1971 को वो दिन आया जब जनरल न्याजी ने 90,000 सिपाहियों के साथ हथियार डाल दिए और दुनिया ने टीवी स्क्रीनों पर एक ऐसा मंजर देखा जिसने पूरी कौम की रूह को चीर दिया। ढाका डूब गया, पाकिस्तान टूट गया। कायदे आज़म ने जो ख्वाब एक मुत्तहिद मुल्क पाकिस्तान के लिए देखा था, वो सब का सब बिखर गया। यक्शा खान इक़्तिदार के नशे में धुत रहते थे, और जब उन्हें होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गलतियों ने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। अवाम की शदीद गुस्से और शर्मिंदगी के तूफान के सामने वो खड़े ना हो सके और बिलाखिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और फिर इक़्तिदार आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि अब मशरिकी पाकिस्तान नहीं रहा था, मगरबी पाकिस्तान में असरियत भुट्टो के पास थी। और यूं भुट्टो ने वो कुर्सी हासिल कर ली जो इलेक्शन के जरिए वो कभी हासिल नहीं कर सकता था, और पाकिस्तान एक ऐसे दौर में दाखिल हुआ जहां शिकस्त का जख्म ताज़ा था और मुस्तकबिल धुंध में लिपटा हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान के टूटने की वजह सिर्फ भारत नहीं, बल्कि इसकी मेन वजह कि हमने जमहूरियत को नहीं माना, हमने अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, हमने मेरिट की जगह अपने लोग नवाजे। जब अवाम ने जिसे वोट दिया उसको मुंतखब नहीं किया गया तो रियासत अंदर से कमजोर होती गई। दोस्तों, इस वक्त बहुत से लोग 1971 और 2022 को एक साथ रखते हैं, क्योंकि दोनों बार मकबूल लीडर को साइड में कर दिया गया, दोनों बार आवाम के वोट को कमजोर समझना, बंद कमरों में फैसले होना और मैंडेट को तस्लीम ना करना, इससे रियासत कमजोर होती है। लेकिन फर्क ये है कि 1971 में मुल्क पाकिस्तान टूट गया था, लेकिन 2022 के इलेक्शन में इमरान खान के करोड़ों सपोर्टर ने गुस्से के बावजूद पुरअमन रहकर वोट के जरिए बदला लेने का फैसला किया। 2022 में अवाम ने बैलेट बॉक्स को अपना हथियार बनाया, लेकिन हमने तारीख से अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। तारीख हमेशा हमें ये सिखाती है कि जब आप वोट के रास्ते को रोकते हैं तो मुल्क अंदर से हमेशा कमजोर होता है। यक्शा खान का अंजाम बुरा हुआ, भुट्टो को भी बाद में फांसी मिली, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने इस तारीख से कोई सबक सीखा या हम आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं? तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम नए पाकिस्तान की तामीर देखेंगे और भुट्टो के दौर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रिसर्च पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि अगर शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बनने दिया जाता तो क्या आज पाकिस्तान एक होता, क्या पाकिस्तान में जमहूरियत होती और क्या अवामी वोटों का एहतराम किया जाता? अगर शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बनने दिया जाता तो पाकिस्तान आज भी एक होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।